नमस्कार दोस्तों, कई दिन बाद क्लास मिल रही है आपको। निसंदेह आपको कई दिन बाद क्लास मिल रही है। लेकिन हमने क्या आपके 3 जो क्लासेस थी आगे की वो अपलोड कर दी थी ऐप पर। अब ऐप पर पता नहीं क्यों जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है या ऐप को जिन्होंने डाउनलोड कर रहा है उनको वो शो नहीं हो रही थी। और सैटरडे संडे भी वो खूब प्रयास किया उन्होंने कि वो दोबारा से क्लास शो हो जाए, लेकिन हो नहीं पाई। तो जो तीनों सेशन थे आपकी क्लास के मुझे दोबारा लेने पड़ रहे हैं। इसी क्रम में स्टार्ट करते हैं। देखो, हम प्रबंध जो मैनेजमेंट के बारे में चैप्टर पढ़ रहे थे इनिशियली, उसमें एनसीईआरटी की बुक में इम्पॉर्टेंट रूप से समन्वय और सहकारिता 2 वर्ड दे रखे हैं। कोऑर्डिनेशन के बारे में काफ़ी सारा दे रखा है। यदि एग्जामिनर की उस पर नज़र पड़ गई तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, समन्वय और सहकारिता। तो इस समन्वय और सहकारिता का एक डिफरेंस का उसने एक चार्ट दे रखा है या उसका डिफरेंस करके बता रखा है, जो हमें अवश्य पढ़ लेना चाहिए। क्लियर? तो पहले हम इसका अर्थ एक बार देख लेते हैं। देखो, सहकारिता में एक वर्ड पकड़ के चलना आप, ऐच्छिक। क्या पकड़ के चलेंगे? ऐच्छिक। ऐच्छिक क्या होता है? जैसे हम आपसे बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे हम, कि अपनी साहब काय की दुकान है, मिठाई की दुकान है, समोसे बढ़िया अपने बिकते हैं, दुकान के फेमस हैं। अब हमने क्या किया, जैसे कि मैं भी काम करता हूँ वहाँ पर, एक विशाल करके लड़का है वो भी काम करता है। उसका काम क्या है, समोसे में मैदा की जो बनाता है समोसे का ट्रायंगल, उसमें आलू भरने का काम उसका है। एक दिन उसने मुझसे बोला कि विकास जी, आप गल्ले पे बैठे हो, थोड़ी मेरी मदद करा दो, टाइम कम है, आलू को क्रश करवा दो। तो मेरी इच्छा है कि उसकी मैं मदद करूं या ना करूं। किस पर डिपेंड करेगा? ये विकास जी पर डिपेंड करेगा। विशाल मुझसे काम नहीं करवा सकता। लेकिन समन्वय में, कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन में गोल फिक्स्ड होता है। हाँ, उसके अंतर्गत आपको काम करना ही करना पड़ेगा, गोल अचीव करना है। सामान्यतः ये में ऑर्गेनाइजेशंस में देखने को मिलता है। इसलिए कोऑपरेटिव में आप देखते हैं ना कई बार कि हमने कोऑपरेटिव तो बना ली, लेकिन सहकारिता तो बना ली, लेकिन सभी उसमें ऐच्छिक रूप से योगदान नहीं देते हैं। ठीक है, बड़ा ही एक थिन लाइन है इसके डिफरेंस का, उसको समझने का प्रयास करना। क्लियर? तो ये जो समन्वय होता है, यदि मैं इसकी अर्थ की बात करूं तो ये कैसा कार्य है, सोच समझकर, इसमें प्लानिंग होती है, सोच समझकर किया गया कार्य होता है। लेकिन वो कैसा होता है, वो ऐच्छिक कार्य होता है। कैसा होता है? ऐच्छिक प्रवृत्ति होती है। और ये बेसिकली ऐच्छिक प्रवृत्ति किसमें होती है? संगठन के सदस्यों की ऐच्छिक प्रवृत्ति होती है सहयोग करने की। संगठन के सदस्यों की ऐच्छिक प्रवृत्ति होती है सहयोग करने की। क्लियर? दूसरा इसमें पॉइंट देखो कि इसकी आवश्यकता क्यों होती है। दूसरा हो गई आवश्यकता, पहला हो गया आपका बिंदु अर्थ, हमने थोड़ा समझ लिया। आवश्यकता में देखो देखो किसी भी गोल को अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशन तो भैया बहुत ही आवश्यकता है। ठीक है ना? और इसकी आवश्यकता वहाँ जरूरी हो जाती है जहाँ लोगों का एक समूह समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, मैंने आपसे कहा, क्या कहा था कि 2 वर्ड आपको हमेशा पकड़ के चलने हैं। समान उद्देश्य मतलब कि आप सबको, जो आप काम कर रहे हैं, आपका उद्देश्य एक ही हो उसको प्राप्त करने का। हम आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो हम सबका उद्देश्य एक ही है टीम का, कि कैसे भी करके हमारे जितने भी विद्यार्थीगण हैं, हमारे जितने मित्र हैं, उनका आरएस में सिलेक्शन हो जाए। ये कॉमन गोल है। उसी के लिए हम सारे क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना? और ये कहाँ जरूरी हो जाता है? समन्वय वहाँ जरूरी हो जाता है जहाँ लोगों का एक समूह होता है, वह समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक साथ काम करता है। मतलब इसमें आपको लोगों का एक समूह मिलेगा और समान उद्देश्यों के लिए आप क्या करते हो दोस्तों, कार्य करते हो। क्लियर? दोनों कीवर्ड पकड़ लिए, समूह और समान उद्देश्य। अच्छा, ये कैसा होता है? ऐच्छिक मतलब कि स्वैच्छिक प्रवृत्ति होती है। कॉमन गोल इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है ना? बस ये है कि सहकारिता आपको क्या प्रेरित करती है एक साथ कार्य करने के लिए। क्या करती है? प्रेरित करती है। और प्रेरित क्या करती है? एक साथ कार्य करने के लिए। एक साथ कार्य करने के लिए आपको ये प्रेरित करती है। क्लियर? अगला कौन सा देख लें,
इन दोनों में एक संबंध और आता है, कई बार पूछ लिया जाता है भैया कि ये बताओ आपके समन्वय और सहकारिता में क्या संबंध है। इस संबंध पर भी आपसे पूछा जा सकता है। देखो यदि संबंध की बात करें तो यदि समन्वय के अंतर्गत, संबंध किसके अंतर्गत, समन्वय में, संगठन समन्वय में जो कार्य कर रहे हैं लोग, उनके बीच में यदि संबंध की बात करूं तो देखो समन्वय में आपको दोनों प्रकार के संबंध देखने को मिलते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। लेकिन सहकारिता में आपको औपचारिक संबंध देखने को नहीं मिलते, यहां पर केवल अनौपचारिक संबंध देखने को मिलते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल संबंध क्या होते हैं, जैसे हम दोस्तों के साथ बोलते हैं ना कि ज़रूरत पड़ गई तुम्हें मोटरसाइकिल की, और आपके दोस्त के पास मोटरसाइकिल, गए चल मोटरसाइकिल चाबी दे, अरे नहीं मुझे जाना है, तो जाते रहना, ला चाबी दे मैं जा रहा हूँ। ये कैसे संबंध है, ये आपके अनौपचारिक संबंध है। फॉर्मल में क्या है, जैसे आप पड़ोसी के साथ गए, सर एक्चुअली क्या मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, मुझे आपकी मोटरसाइकिल की आवश्यकता है, क्या आप उपलब्ध करा सकते हैं। तो वो बोल देगा नहीं करा सकते, तो आप आ जाओगे, लड़ नहीं सकते उससे। जहाँ अनौपचारिक संबंध में बोला तो ज़्यादा ही बन रहा है, क्या दे नहीं सकता मोटरसाइकिल, आज तेरे पास मोटरसाइकिल ठीक है तो तू क्या मेरे माथे चढ़ रहा है, उससे तो आप लड़ भिड़ भी सकते हो, ठीक है ना। तो वो अनौपचारिक संबंध जाते हैं। सहकारिता में आपको औपचारिकता नहीं देखने को मिलती है, वहाँ पर अनौपचारिक संबंध देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यदि मैं कार्य क्षेत्र की बात करूँ, अगला पॉइंट इसमें कार्य क्षेत्र, कि समन्वय का जो कार्य क्षेत्र होता है दोस्तों विस्तृत होता है, आपको सभी जगह संगठन में पाया जाएगा। और सहकारिता का जो कार्य क्षेत्र होता है वो संकुचित होता है। कैसा होता है, संकुचित होता है। क्लियर है, ठीक है। हमने क्या देखा, पहला हमने अर्थ देखा, प्रबंधक क्या है, सोच समझकर किया गया प्रयास होता है। सहकारिता में ऐच्छिक प्रवृत्ति होती है। आवश्यकता वहाँ जरूरी होती है जहाँ लोगों को एक समूह समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक साथ काम करता है, यहाँ पर स्वैच्छिक प्रवृत्ति देखने को मिलती है। संबंध दोनों का कैसा है, औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक कहाँ देखने को मिलता है, सहकारिता में देखने को मिलता है। कार्य क्षेत्र की बात करूँ तो ये विस्तृत है और यह संकुचित है। इसको मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ कि ये सर्किल तो आपका बन गया सहकारिता का, और ये किसका बन गया, समन्वय का। मतलब सहकारिता आपको समन्वय के अंतर्गत ही देखने को मिलती है। क्लियर, चलिए इसको अब लिख लीजिए। कैसे लिखना है आपको एक क्वेश्चन बनाना है समन्वय एवं सहकारिता में अंतर करके, ठीक है। अब मैं एक एक पॉइंट बोलूंगा, उसको विस्तार में लिख लेना है। जैसे पहला मैं बोलूंगा अर्थ, तो ये आपका पॉइंट हो गया अर्थ, उसके बारे में लिखना। पॉइंट नंबर 2 आवश्यकता, पॉइंट नंबर 3 संबंध, पॉइंट नंबर 4 कार्यक्षेत्र। इनको लिख लो एक बार। अर्थ लिखो, शॉर्ट में बताऊंगा, उसको लिखना आप। प्रबंधक द्वारा सोच समझकर किया गया प्रयास होता है। ये किस में लिखना है आपको, समन्वय में लिखना है। सहकारिता में लिखिए ऐच्छिक प्रवृत्ति जो संगठन के सदस्यों में होती है। क्या है ये, सहकारिता ऐच्छिक प्रवृत्ति जो संगठन के सदस्यों में होती है। दूसरा लिखें आवश्यकता, समूह और समान उद्देश्य। इसका लिख लीजिए आवश्यकता में वहाँ जरूरी है जहाँ लोगों का एक समूह समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, लोगों का एक समूह समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक साथ काम करते हैं। क्या, समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई समूह होता है, जब वो एक साथ काम करता है तो वहाँ किसकी आवश्यकता पड़ती है, समन्वय की पड़ती है। सहकारिता में लिखिए स्वैच्छिक प्रकृति का होता है
इसको प्रवृत्ति की जगह प्रकृति कर लेना, वो ज़्यादा ठीक शब्द है। नेचर स्वैच्छिक प्रकृति का होता है, लोगों को एक साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो इसकी आवश्यकता कहाँ है कि भैया समन्वय तो है, लेकिन आप में कोऑपरेटिव भी फीलिंग आनी चाहिए, सहकारिता की फीलिंग में आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? अगर सहकारिता की फीलिंग रहेगी आपके ग्रुप में तो आप सब क्या मिलके अपने गोल को प्राप्त करने के लिए और भी कटिबद्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? स्वैच्छिक प्रकृति की होती है कौन? सहकारिता। लोगों के एक साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। संबंध में इतना ही लिख लेना, औपचारिक, अनौपचारिक और यहाँ पर अनौपचारिक, इतना ही अपने नोट्स में लिखना। अगला कार्यक्षेत्र, कार्यक्षेत्र में भी इतना ही लिखना, विस्तृत और संकुचित। आपको ध्यान में आ जाए, अपन को किताब नहीं लिख रहे हैं, अपन नोट्स बना रहे हैं, और नोट्स भी ऐसे होने चाहिए कि आप जब रिवाइज करें तो इसको अच्छे से आप कर पाए। स्पष्ट है? अच्छा, अगला एक पॉइंट और आप लिख सकते हो, प्रयोजन। प्रयोजन क्या? इनका प्रयोजन क्या है? पांचवा पॉइंट, प्रयोजन। क्या प्रयोजन? लिख लो प्रयोजन भी। समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए गए कार्य, समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए गए कार्य की एकात्मकता स्थापित करने की दृष्टि से, किए गए कार्य की एकात्मकता, एकात्मकता स्थापित करने के लिए, किए गए कार्य में एकात्मकता स्थापित करने की दृष्टि से लिए गए सामूहिक प्रयासों की क्रमबद्ध विशेषता है। कैसी विशेषता है ये? क्रमबद्ध विशेषता है। क्रमबद्ध से मेरा क्या तात्पर्य हो गया कि इसका एक सीक्वेंस है, इसको समन्वय करने का। इसके अंतर्गत एक सीक्वेंस बता रखे कि आपको कोऑर्डिनेशन किस तरीके से करेंगे और इन स्टेपों को लेते हुए करेंगे तो आपका कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, पुनः रिपीट कर दूं, विशेषता है या व्यवस्था है? व्यवस्था ज़्यादा बेहतर वर्ड रहेगा। क्या? व्यवस्था ज़्यादा बेहतर वर्ड रहेगा। किस में बता रहा हूँ मैं आपको? प्रयोजन में बता रहा हूँ। पुनः रिपीट कर देता हूँ, समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए गए कार्य की एकात्मकता स्थापित करने की दृष्टि से लिए गए सामूहिक प्रयासों की क्रमबद्ध व्यवस्था है। क्लियर? अब सहकारिता में भी लिख लीजिए, शुरू की लाइन वही रहेगी, समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए गए कार्य, किए गए कार्य की ऐच्छिक रूप में किए गए, क्या? ऐच्छिक रूप में किए गए, ऐच्छिक रूप में किए गए सामूहिक प्रयासों का व्यक्तीकरण है या सामूहिक प्रयासों को व्यक्त करती है। कितना शानदार मौसम हो रहा है। ये क्या, मेरे बगल में खिड़की है तो मैं इससे बाहर का नज़ारा देखता रहता हूँ कि कैसी हवा चल रही है, कैसे बादल हो रहे हैं। ठीक, तो सामूहिक प्रयासों का या सामूहिक प्रयासों को व्यक्त करती है। क्लियर? ठीक है, अब इसमें अगली चीज़ और देख लीजिए, समन्वय के 3 प्रकार हैं। कई बार 2 नंबर में पूछ ली जाए कि समन्वय के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो आपको उनके नाम मालूम होने चाहिए। प्रकार देख लें,
देखो 3 प्रकार की हम बात करेंगे, किसके? समन्वय के। प्रकार 1 देखते हैं। अच्छा, एक तो समन्वय हमारे संगठन में आंतरिक होगा और एक बाह्य होगा। क्लियर? एक समन्वय में मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंतर हमें कोऑर्डिनेशन करना होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हमें समन्वय करना होता है। दूसरा इसमें पॉइंट देखो, एक होता है दोस्तों वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, और एक होता है दोस्तों क्षैतिज। एक होता है क्षैतिज और एक होता है ऊर्ध्वाधर। ये तो कहलाता है वर्टिकल, वर्टिकल कोऑर्डिनेशन, और ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल। अच्छा, वर्टिकल कोऑर्डिनेशन से मेरा क्या आशय है, जैसे कि ये आपके यहाँ पे मैनेजर है, ये डेप्यूटी मैनेजर है, यहाँ सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र के नीचे आपके सेक्शन ऑफिसर या वर्कफोर्स काम कर रही है। तो यह जो हायरार्की है, ठीक है, ये जो श्रेणी बनी हुई है पदों की, इनमें आपस में यदि आप समन्वय की बात करेंगे तो किसके अंतर्गत बात करेंगे? ऊर्ध्वाधर की बात करेंगे। और दूसरा यदि मैं बात करता हूँ, एक सुपरवाइज़र आपका सेल्स का है, एक आपका प्रोडक्शन का है, एक आपका कॉस्ट एंड इफेक्टिव का है, एक सुपरवाइज़र आपका वहाँ की स्वच्छता या मेंटेनेंस करने का है। जब ये आपस में सारे सुपरवाइज़रों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन रहता है, इस कोऑर्डिनेशन के प्रकार को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन या क्षैतिजीय कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। क्लियर? तीसरा और देख लिए, एक होता है दोस्तों प्रोसीजरल, प्रक्रियात्मक, और एक होता है मौलिक। एक होता है प्रक्रियात्मक और एक होता है मौलिक। प्रोसीजरल होता है और मौलिक शायद फंडामेंटल होगा। क्लियर? ये इसके और भेद होते हैं। और यदि मैं बात करूं मौलिक के रूप में, जो आपके संगठन, कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो उसके कुछ मूल मिशन और विज़न होते हैं, कुछ उसकी अंतर वस्तु होती है, ये उनकी अंतर वस्तु को ध्यान में रखता है। ठीक है, ये उनकी इनके संगठन की कोई भी गतिविधि है उसकी अंतर वस्तु से संबंधित जो विषय है वो मौलिक के अंतर्गत आता है। कहते हैं ना कि आपके संगठन का मौलिक काम क्या है, मूल काम क्या है, ये बताओ। कि साहब हमारा मूल काम तो हलवाई का है, लेकिन ये कैटरिंग वेटरिंग तो क्योंकि हलवाई हम करते हैं इसलिए ये बाकी के काम कर लेते हैं। मूल काम, मौलिक काम क्या है? हम हलवाई है, हमारी दुकान है। ठीक। अगला इसमें प्रक्रियात्मक भी आप समझ सकते हो। इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रक्रियात्मक के अंतर्गत जो संगठन होता है उसमें प्रोसीजर हमें संगठन की संरचना में मिलता है। ये कहाँ मिलता है? आपकी संगठन में जो भी आपकी संरचना बनी हुई, जैसे यहाँ पर आपके एमडी हैं, सीईओ हैं, यहाँ सुपरवाइज़र काम करता है या मैनेजर काम करता है, यहाँ पर मेरी प्रोडक्शन यूनिट है, यहाँ पर मेरा रॉ मटेरियल आता है। ये जितनी भी आपके संगठन की संरचना है, इसके अंतर्गत किस प्रकार से प्रोसीजर को अपनाया जाए, प्रक्रियाओं को अपनाया जाए जिसके माध्यम से समन्वय हो, तो ये समन्वय कौन सा कहलाता है? आपका प्रक्रियात्मक समन्वय कहलाता है। ठीक है ना? और ध्यान रखना, इसमें प्रोसीजर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके फॉर्मल संबंध होते हैं, औपचारिक संबंधों पर आधारित होता है। जैसे प्रोसेस है कि कोई भी आपके फैक्ट्री में या संगठन में, सपोज करो जैसे कि मेरे यहाँ पर, अपने यहाँ पे हलवाई की दुकान है, समोसे बनते हैं, तो हमारे यहाँ प्रोसेस है कि आलू खरीद के लेके आओगे तुम, तो सबसे पहले उसका वेट करोगे। वेट करते ही एक रजिस्टर में हम नोट डाउन करेंगे कितना किलो आप आलू लेके आए हो। उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, नेक्स्ट स्टेप पे उसकी वॉशिंग होगी, तो वॉशिंग वाले में हम टिक लगाएंगे कि वॉशिंग हुई या नहीं हुई। एक अपन ऐसा एक टू डू लिस्ट बना लेते हैं कि हाँ भाई इतना वेट, वॉशिंग हो गई, नेक्स्ट में गई या नहीं गई। तो इससे क्या होगा कि क्वालिटी भी मेंटेन रहती है। ठीक है, तो यह जो आप प्रोसेस अपना रहे हो इसमें औपचारिकता होती है। औपचारिक रूप से इसको फॉर्मल रूप से वो करना ही करना है, ऐसा नहीं ठीक यार कर लेंगे, यहाँ ये काम नहीं चलता। टोटल आपके डिफाइंड प्रोसेस होता है। ठीक है, उस डिफाइंड प्रोसेस को आपको अपनाना पड़ता ही पड़ता है। क्लियर है ना? ठीक है, ये 2 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन और आ सकता है कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड कि
एनसीईआरटी की बुक में एक छोटा सा टॉपिक देख रखा है कि उसका थ्योरेटिकल क्या कंट्रीब्यूशन है कोऑर्डिनेशन का, सैद्धांतिक समन्वय या सैद्धांतिक योगदान, समन्वय का सैद्धांतिक योगदान क्या है। तो इस मर्म को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ये बड़ा अच्छा सा दे रखा था, उसके बारे में बता दूं, 2 नंबर में आने की उसकी संभावना बन सकती है, वह भी हाथों हाथ देख लो। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए 2 नंबर में भी कि भैया इसका क्या सैद्धांतिक योगदान है समन्वय का, तो इसमें ध्यान रखना बिना कोऑर्डिनेशन के कोई काम ढंग से हो सकता है क्या। तो क्या होगा, ये समन्वय जो है, ये लाइन को रट लेना, समन्वय प्रबंधक का मर्म है, मतलब एसेंस यही है। इतना इंपॉर्टेंट है कि हमने इसको क्या बोल रखा है, एसेंस बोल रखा है कि ये क्या है, प्रबंधक का मर्म है। अगला, विभिन्न अंगों की सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था है। यदि सैद्धांतिक योगदान पे 2 नंबर का आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो क्या लिखेंगे कि साहब ये समन्वय का योगदान यही है कि ये जो भी आप मैनेजमेंट कर रहे हो उसका तो एसेंस ही यही है, मर्म ही यही है। और जितने भी विभिन्न अंग होते हैं किसी भी संगठन में, उसके लिए सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था कायम रखना, ये किसका काम होता है, समन्वय का होता है। ये बड़ा सटीक आंसर है। ये जो मैं आपको लाइन लिखा रहा हूँ, ये यूँ की यूँ एनसीईआरटी में से लिखा रहा हूँ, इसका ध्यान रखना, ठीक है। देखो हमारे यहाँ पे कुछ थिंकर्स दे रखे हैं, इसके अंतर्गत कुछ थिंकर्स दे रखे हैं कि किसी जैसे समन्वय पर किसी थिंकर ने अपने क्या विचार व्यक्त किए हैं, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन वाला विषय मैं जब प्रबंध के जब सिद्धांत आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें फॉले ने इसमें सिद्धांत दे रखे हैं, क्या फॉले करके हैं, उन्होंने सिद्धांत कुछ दिए हैं इसके रिगार्डिंग, उन्होंने कोऑर्डिनेशन डेफिनेशन भी दी है। तो उसके अंतर्गत मैं आपको फॉले से जोड़ते हुए समन्वय में क्या क्या उन्होंने विचार दिए हैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा, ठीक है ना। अब हम मूल टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट सिलेबस में जो हमारा मेन अभी टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, विपणन, मार्केटिंग। तो आज हम मार्केटिंग पे कूद जाते हैं, ठीक है। ये बेसिक्स थे जो आपको मालूम होने जरूरी है, क्योंकि जो एक अक्षर दे रखा है सिलेबस में उसको पकड़ के एग्जामिनर कोई भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, विपणन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। 2-3 दिन बाद क्लासेस हो रही है। इनफैक्ट आप बोलेंगे नहीं सर 2-3 दिन बाद नहीं, ज़्यादा ही दिन बाद क्लास हो रही है। कोई नहीं, आपकी ये कमी पूरी कर देंगे। तो बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं विपणन का। हाँ, विपणन की आधुनिक अवधारणा, प्रबंधन हमने समझ लिया था। विपणन की आधुनिक अवधारणा वाला टॉपिक लेंगे, उसके बाद विपणन मिश्रण लेंगे। विपणन की आधुनिक अवधारणा समझाने से पहले मैं विपणन से रिलेटेड कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं उनको आपके साथ डिस्कस करूंगा, फिर ये क्लैरिटी हो जाएगी, फिर हम उसकी विपणन की आधुनिक अवधारणा पे आ जाएंगे। आज आपको भी कई सारी नई चीज़ें जानने का मौका मिलेगा। पहले इस शब्द को देख के चलते हैं, विपणन, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज़ देखो, आप बताओ, सुबह उठते हो, आप उठते क्या करते हो, मंजन करने जाते हो। या तो आप स्वदेशी मंजन से मंजन करोगे या विदेशी मंजन से मंजन करोगे या टूथपेस्ट से करोगे। फिर उसके बाद क्या करते हो, नहाते धोते हो तो साबुन, शैम्पू, तेल, कंघा लगा लोगे, बढ़िया सी ब्रांडेड शर्ट पहन के अपने काम पे निकल जाते हो। तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो तो लाइब्रेरी में निकल जाते हो, नहा धो के भगवान की पूजा करके बढ़िया सी अगरबत्ती खुशबू वाली जला के अपनी पढ़ाई करने बैठ जाते हो। ये सारे काम करते होंगे ना। अब ये जो आप एक साइकिल आपकी चल रही है पूरे दिन की, यदि उठने से लेके और रात्रि तक देखोगे तो आप अपनी कुछ ना कुछ नीड्स पूरी कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप, कुछ ना कुछ अपनी नीड्स, मतलब कुछ ना कुछ अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर रहे हो। यही तो काम कर रहे हो। और क्या कर रहे हो, जैसे आपको नीड है नहाने की नहा लिया, आपको जैसे नीड है मंजन करने की मंजन कर लिया। यही सारे काम की एक साइकिल चल रही है ना। तो देखो ये जो आप जो भी काम कर रहे हो ना, उसमें कभी आपने सोचा
क्या क्या ज़रूरत थी ये मंजन करने की, बढ़िया से साबुन से नहाने धोने की, अपने मस्त रहते। ऐसा कभी सोचा आपने? नहीं सोचा होगा। तो फिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? हाँ, ये ज़रूरत आपकी क्रिएट कौन कर रहा है? वीको वज्रंती लेके आना, मेरे दांत अच्छे होंगे, हाँ, पियर साबुन से नहाना या अन्य से साबुन से नहाना जिससे मुझसे खुशबू आएगी। ये आपके दिमाग में कौन साइकोलॉजिकल फैक्टर डाल रहा है? कौन साइकोलॉजिकल फैक्टर डाल रहा है? कोई ना कोई यह प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी की प्लानिंग है कि कैसे भी करके ये जो मेरा उत्पाद है कहाँ तक पहुँच जाए, मेरे उपभोगकर्ता ग्राहक तक पहुँच जाए। ये एक साइकिल चल रही है ना। इतना तो आपको समझ में आ रहा है ना। अब मैं आपसे 2-3 शब्दों के बारे में बात करता हूँ। विपणनकर्ता, क्या बोला मैंने? विपणनकर्ता। विपणनकर्ता कौन हो जाएगा मुझे बताओ? इस ट्रायंगल में एक हो गया विपणनकर्ता। आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लिया, मोबाइल लिया, सुबह से आपने जिस भी आइटम को यूज़ में लिया, उसको बनाने वाला कोई ना कोई व्यावसायिक इकाई तो है ना। तो इनका निर्माण करने वाली व्यावसायिक इकाई जो भी है, इसी को हम क्या बोलते हैं? विपणनकर्ता बोलते हैं। आपके पास फ़ोन है सैमसंग का, आईफोन का, मॉर्निंग में आपने ब्रश करी, टूथपेस्ट किया, बढ़िया से मसालों का खाना वाना खाया, ये दूध लाए तो सरस का लेके आए, एसी में बैठना चाहते हो आप, बढ़िया से आप आईपैड में अपना काम करना चाहते हो, ये सारी जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, ये बेसिकली क्या है? यही तो आपके जो नीड्स आपकी पूरी कर रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? विपणनकर्ता कहते हैं। व्यवसायिक इकाइयों को ही हम विपणनकर्ता कहते हैं, ठीक है ना। और ये करती क्या है? इसका मेन काम क्या है? ये जो भी प्रोडक्ट बनाएगी, जो भी उत्पाद बनाएगी, इसका एक ही फंडा है, कैसे भी करके इसकी डिमांड बढ़ती जाए, इसकी मांग बढ़ती जाए। यही इसका काम है ना। कैसे भी मांग बढ़ानी है इनको अपनी, ये इसका मूल काम है। किसका? इस विपणनकर्ता का ये मूल कार्य है, ठीक है ना। ये जैसे डिमांड बढ़ा रहे हैं, तो कैसे डिमांड बढ़ाएंगे? कैसे? जब उन्होंने देखा विकास जी मुल्तानी मिट्टी के साबुन से नहाना पसंद करते हैं, तो क्या करेंगे? उनको समझ में आ गया मुल्तानी मिट्टी से इनको भैया आवश्यकता इनकी पूर्ति हो रही है, तो क्यों ना मुल्तानी मिट्टी का साबुन निकालो। और मेरे से इसको यूज़ करने वाले बहुत होंगे। मेरी आवश्यकताएं जो हैं उनको संतुष्ट करने के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, और मेरी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए ये क्या करते हैं? मांग क्रिएट करते हैं। और मांग क्रिएट करने के बाद उसको उत्पाद को बाज़ार में उतार के लेके आते हैं। तो इन्होंने क्या किया? मेरा भी अध्ययन किया दिमाग का, मेरी साइकोलॉजी भी समझी। अब मैं तो उनके लिए ग्राहक हूँ ना, ऐसे ग्राहक उन्होंने मुझे समझना स्टार्ट किया। तो ये प्रोसेस देखा आपने विपणनकर्ता का? समझ रहे हो ना इसको थोड़ा थोड़ा? फिर आगे और क्लियर कर दूंगा मैं। कहने का तात्पर्य है कि व्यावसायिक इकाइयों को ही हम क्या कहते हैं? विपणनकर्ता कहते हैं। और ये जो फर्में हैं, ये व्यवसायिक इकाई हैं, ये उत्पादों की मांग की वृद्धि करने के लिए आवश्यकताओं को, आपकी ग्राहकों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। ये भी आपके ध्यान में आ गया होगा, ठीक है ना। अब ये जो एक्सचेंज चलता है ना आपके लिए, कि कैसे भी करके इसका जो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आप ले लो और आप इसके बदले में इसको कुछ एक्सचेंज में दे दो। तो ये जो क्रिया चलेगी ना, यहाँ से आने से लेके वापस जाने तक, ये सारे भी विपणन के अंतर्गत आती हैं। अभी इसको ये समझना। और वर्तमान में यदि मैं बात करूँ तो विपणन की परिभाषा इससे और भी एक्सटेंड है। यहाँ पर जो आपने प्रोडक्ट बनाया उससे पहले की एक्टिविटी भी इसमें शामिल होती हैं। धीरे धीरे आपको वो भी समझ में आ जाएगा। क्या आपको धीरे धीरे वो भी समझ में आ जाएगा? तो विपणन के शब्द को जब मैं पढ़ता हूँ तो 2-3 चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे हम अपने आम जीवन में देखते हैं ना, कि ये आदमी सामान बचा रहा है, सामान बेच रहा है, क्यों बेचना चाहता है, वो हमारी नीड देख रहा है, उसके अनुसार सामान बनाता है। शर्ट बना रहा है, टी शर्ट बना रहा है, बढ़िया कॉटन के कपड़े की बना रहा है, हमारी नीड देख के जनरेट कर रहा है। और वो चाहता है विनिमय हो किसका? मेरे उत्पाद का। और विनिमय के बदले में जब हमें लगता है कि इससे हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि होगी, तो हम उसका कुछ ना कुछ प्रतिफल देते हैं, चाहे मुद्रा के रूप में दें या बार्टर सिस्टम में भी दे सकते हैं, कि भैया तू मुझे टी शर्ट दे दे, मैं तेरे को पेन दे देता हूँ, या तुझे क्या चाहिए वो बता दे, वो तू ले ले भैया, बेल्ट ले ले, मेरे पास बेल्ट है। तो ये बार्टर सिस्टम हो गया। आज भी गाँवों में बार्टर सिस्टम बहुत चलता है। ये रुई वाला आता है ना, कुल्फ़ी वाला, रुई वाला, गाँवों में क्या करता है, 1 किलो गेहूँ दे दो, उसके बदले में आपको सामान दे देगा। या एक बाल वाला और आता है,
मैं तो शहरों में भी अभी देखा, वो महिलाओं के बाल लेके जाता है, उसके बदले में बर्तन पे डिस्काउंट देता है, उसके बदले कटोरी चम्मच ये दे के चले जाता है। तो आज भी बार्टर सिस्टम चालू है। हाँ, समझ गए? तो विपणन के अर्थ को सही रूप से समझने के लिए आपको यह वर्ड और यह वर्ड विनिमय को थोड़ा सा बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? और कुछ प्रश्न हैं जो आपको जानने चाहिए। एक इसमें और एक ट्रायंगल में वर्ड आता है विपणन को समझने के लिए, बाजार। ये सारी एक्टिविटी कहाँ हो रही है? बाजार हैं। अगर वो जो बाल बेचने आ रहा है गली में, उसके लिए बाजार क्या है? वो मोहल्ला ही है। उसके लिए तो बाजार वो मोहल्ला ही है। हाँ, यदि ये मुल्तानी मिट्टी का साबुन मुझे लेना है, या तो मैं परचून की दुकान पे जाऊंगा, या फिर मैं क्या करूंगा, ऑनलाइन ऑर्डर दूंगा। आजकल इस प्रकार के ऑर्डर आपको कहाँ मिलेंगे? ऑनलाइन ही मिलेंगे। ठीक है, अब एक बाज़ार को भी समझ लो। बाज़ार तो आप सभी जानते हो क्या है बाज़ार। बाज़ार में आपको सेलर और परचेज़र, मतलब एक क्रेता और विक्रेता दोनों मिलेंगे, और दोनों मिलकर करते क्या हैं? क्रेता एवं विक्रेता आपके गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु एवं सेवाओं का क्या करते हैं? विनिमय संबंधी लेन देन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। मैं गया, मुझे साबुन चाहिए, ले भाई मेरे पास पैसा है, तू पैसा ले ले, मुझे साबुन दे दे। तो बाज़ार क्या है? बाज़ार वह है, वह स्थान है जहाँ पर क्रेता एवं विक्रेता वस्तु एवं सेवाओं के विनिमय संबंधी लेन देन करते हैं। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात ध्यान रखना, जहाँ लिखवाना मैं बता दूंगा, इनको केवल आप समझ लो। हो सकता है आप ऐसा एक डायग्राम बना लेना जिससे आपको ध्यान रहे कि विपणनकर्ता के बारे में मैंने कुछ पढ़ा था, विनिमय के बारे में मैंने पढ़ा था, बाजार के बारे में मैंने पढ़ा था। ये आपको ध्यान में आना चाहिए। दूसरे शब्दों में भी हम भैया बाजार को कैसे यूज़ ले सकते हैं? जैसे कि कई प्रकार के बाजार होते हैं। गोल्ड का एक्सचेंज होता है, ऑटोमोबाइल मार्केट आप बोलते हो, शेयर मार्केट बोलते हो। ये सारे क्या हैं? उत्पाद के बाजार हैं। यदि मैं बाजार को भी और आपको डिफरेंशिएट, मतलब और आपको इसको गहनता में लेके जाऊं, तो बाजार के बारे में अगर मैं पूछूं कि बाजार आपने सुना है, मतलब स्वर्ण बाजार बिल्कुल सुना है। फिर आपसे कहा मैंने शेयर मार्केट सुना है, शेयर बाजार भी सुना है। यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रोडक्ट आ रहे हैं आपके, क्या आ रहे हैं? प्रोडक्ट आ रहे हैं। इसमें प्रोडक्ट बेस पर आप क्या कर रहे हो? इसको बांट रहे हो। जहाँ पे सोने का व्यापार होता है वो आपका स्वर्ण व्यापार, मतलब स्वर्ण का बाजार हो गया। जहाँ पे शेयरों का लेन देन हो रहा है वह आपका शेयर मार्केट हो गया। क्लियर है? और यदि मैं बात करूँ आपसे, हाँ, धान की बात कर लूँ, कृषि संबंधी उत्पाद के लिए तो कृषि बाजार हो गया। यही तो होगा, इसके अलावा कुछ थोड़ी है। और भी आप बाजार बना सकते हो। एक और बाजार होता है, देखो बाजार में एक पार्ट और समझ लो, भौगोलिक। एक लग गया इसलिए औ हो जाएगा ये, भौगोलिक बाजार। भौगोलिक बाजार से मेरा क्या तात्पर्य है? इंटरनेशनल मार्केट और नेशनल मार्केट। कौन कौन से मार्केट हो गए? इंटरनेशनल मार्केट और नेशनल मार्केट। ये भी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? आपके बाजार के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। और वर्तमान में यदि मैं बात करूं, आधुनिक दौर में, ये मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिशनल दौर में जो आप बाजार की बात करते थे, लेकिन आधुनिक रूप में यदि मैं बाजार शब्द की बात करूँ तो वर्तमान में और भी व्यापक हो गया है। क्या? और भी व्यापक हो गया है। व्यापक इन द सेंस कि यहाँ पे भैया बहुत तरीके से आपको सर्विसेज मिलती हैं। दूसरा, आजकल के बाज़ार में वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक और संभावित क्रेताओं के समूह को ध्यान रख के चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं फैशन डिज़ाइनर की, हैं, जैसे कि मुझे क्या है, मुझे शौक़ है कॉटन की बड़ी सॉफ्ट सी शर्ट पहनने का, चाइनीज़ कॉलर हो, उसकी शॉर्ट हो, थोड़ी सी खुली खुली हो, टाइट नहीं हो। तो मैं फैशन डिज़ाइनर के पास गया, मैंने बोला कि भैया इस प्रकार की मुझे शर्ट बना के दे दे। तो शर्ट बना के देगा, तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी आवश्यकताओं को उसके पास लेके गया, उसके बदले में विनिमय किया, पैसा सा दिया और शर्ट लेके आ गया। क्रिएट करी मैंने, अपनी खुद की डिमांड क्रिएट करी। ठीक है। अब जो भी लोग मेरी जैसी पोशाक खरीदना चाहते हैं वो क्या करेंगे, इसका मूल्य चुकाएंगे और ले लेंगे। कहाँ था मैं? शर्ट्स पे था। मतलब आपने अपनी एक नवीन चीज़ क्रिएट करी अपने डिमांड के अनुसार, उसको आपने पूरा करवा लिया। फैशन डिज़ाइनर के पास गए ना, आपने उसको बताया और उसके अनुसार आपने अपना प्रोडक्ट बना लिया। ठीक है ना।
अब इसका जो आपने मूल्य दिया, तो ये मूल्य जिस एनवायरनमेंट में दिया, ये भी तो एक बाजार ही है। आजकल आप नवीन जो बाजार देख रहे हैं, ये भी तो बाजार ही है। साथ ही साथ यदि आप फ्रीलांसर देखते हैं, क्या फ्रीलांसर देखते होंगे, फ्रीलांसर देखते होंगे। फ्रीलांसर क्या होते हैं कि भैया घर बैठे हैं, कोई महीने की नौकरी नहीं कर रहे हैं, मुझे लगा कि यार एक काम करना चाहिए, एक कंटेंट लिखवाना चाहिए अच्छे सा मेरे देश के ऊपर, देश की आज़ादी के ऊपर। मैंने उसको संपर्क किया, मैंने भैया कंटेंट लिख दिया। उसने कहा साहब पैसे दे दो, अभी कंटेंट लिख के दे दूँगा, फ्रीलांसर काम करता हूँ। कर दिया भाई, उसने मुझे दे दिया। मुझे कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, मुझे कोई ऐप बनवा रही नहीं, तो मुझे किसी कंपनी के पास नहीं गया, मैं उस इंडिविजुअल के पास गया और बनवा के लेके आ गया। क्या हो गया, फ्रीलांसर से मैंने काम करा लिया। ये कैसा मोड ऑफ है, ये भी कोई मार्केट है कि ये मार्केट है, लेकिन ये इंडिविजुअल मार्केट के रूप में काम कर रहा है, जिसकी पहले हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पहले हमें हर इन कामों के लिए क्या था, एक पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र में उस प्रकार के प्रोडक्ट से संबंधित बाजार में जाना पड़ता था। आधुनिक अवधारणा विपणन की मैं बताऊंगा, लेकिन अब इन शब्दों को समझें, बाजार के कॉन्सेप्ट को भी समझ लें। समझ गए? अच्छा, बाजार फिर मैं क्या बोल लूँ, मैंने आपको बोला कि ये परचूनी के सामान लेके आना है, तो आप खेल के मैदान में थोड़ी जाते हो, आप ऐसे स्थान पर जाते हो जहाँ पर वो आपको उत्पाद प्राप्त हो सके। साथ ही साथ बाजार से अभिप्राय क्या हो जाएगा, उन सभी उत्पादों से हो जाएगा जिसके वास्तविक और संभावित क्रेताएं जहाँ पर उपलब्ध होते हैं। ठीक है, वास्तविक और संभावित क्रेताएं आपको जिस स्थान पर मिलेंगे वही क्या कहलाता है, बाजार कहलाता है। तो हमने विपणन के कुछ पक्ष अभी देखे शब्द समझने से पहले, विपणन करता देखा, विनिमय देखा और बाजार देखा। अब हम आगे चलते हैं, अब एक बार विपणन को समझने का प्रयास करते हैं, धीरे धीरे विपणन पे भी आ जाते हैं। अब उसके बाद जो अवधारणा है उसको भी हम पढ़ेंगे और उसकी अवधारणा फिर हमारे पास क्लियर होती चली जाएगी। विपणन देखो क्या है, अगर मैं ट्रेडिशनल बात में बोलूँ तो उत्पाद आया, उत्पाद को बेचा, बाज़ार से जाके बेच के भैया उसको पैसे दिए और एक विनिमय करके आ गया, ये भी एक उत्पाद का विपणन का एक रूप है। और दोस्तों, इसकी विपणन की व्याख्याएं जो हैं, कई जो थ्योरिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से भी करी है। किसी ने तो बोला है कि भैया विपणन शुरू से मतलब उत्पाद आने से बहुत पहले स्टार्ट हो जाता है, ये आधुनिक अवधारणा में भी हमें देखने को मिलता है। कई कहते हैं कि सर जो विपणन है वो सामान आपने यदि बेच दिया दुकानदार को, उसके बाद भी आपको जो सेवाएं देते हैं वह भी माना जाता है। कई कहते हैं वहाँ विपणन नहीं माना जाता, विपणन माना जाता है सामान बेचा। मुनीम जी, आप जिस भी दुकानदार पे गए, जैसे गाँव में होता था ना, एक बार मेरी दहली से सामान तेरे घर में पहुँचा, उसके बाद कोई गारंटी वारंटी नहीं है। लेकिन आज के समय में जो व्यापक अवधारणा है उसके अंतर्गत ये चीज़ें बदल गई हैं। अब क्या हो गया है, उत्पाद के आने से पहले ही जो प्लानिंग होती है वो भी आपकी विपणन के अंतर्गत आती हैं। और उत्पाद आपका जब बिक जाता है और बिकने के बाद जब आपको सेवाएं दी जाती हैं, आपको कोई इश्यूज़ आते हैं, उन इश्यूज़ को जब आप पूरा करते हैं तो भी क्या मिलता है, आपको जो सर्विसेज मिलती है वह भी विपणन के रूप में आती हैं। ठीक है ना? ठीक। और यदि मैं पारंपरिक रूप से यदि आपसे बात करूं फॉर डेफिनेशन की वर्डिंग के रूप में, तो आप क्या बोलेंगे कि ऐसी व्यवसायिक क्रियाओं का निष्पादन माना जाता है जिसके कारण वस्तु एवं सेवाएं उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचती है। ये अपनी कौन सी पारंपरिक विचारधारा है। उत्पादक से, प्रोड्यूसर से, उत्पादक से उपभोक्ता तब क्या पहुंच रही है, सब आपकी वस्तु पहुंच रही है। क्या पहुंच रही है, वस्तु पहुंच रही है। ये कौन सी है, परंपरागत ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट है वो विपणन का यही है। ठीक है ना? स्पष्ट, ये छोटी सी बात आप समझ गए। चलो आगे देखते हैं। आप एक बात और देखो, एक शब्द आता है विपणन क्रियाएं। वैसे तो आप इसको समझ गए हो, फिर भी और इसको मैं क्लियर करते चलूं। एक शब्द आता है विपणन क्रियाएं, जो किससे संबंधित है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्रोसेस चल रहा है इससे संबंधित जो भी क्रियाएं आप करते हैं वो सारी आपकी विपणन क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि आपने उत्पाद बनाने से पहले माइंड में सोचा, कागज़ पे लिखा, आपने नीड्स जानी, कितने की वैल्यू होनी चाहिए, सारी चीज़ें आपने सोची, ये सब इस किसके अंतर्गत आ रहा है, विपणन के अंतर्गत आ रहा है। फिर आपने उसका एक मैथडोलॉजी बनाई, आपने वो प्रोडक्ट
टेस्टिंग रूप में बनाया, फिर उसको आप बाज़ार में लेके आए, आपने उसकी पैकेजिंग पे काम किया, पैकेजिंग के बाद आपने उसको ट्रांसपोर्ट किया, आपने उसकी ब्रांडिंग में पैसा लगाया, सेल किया, विज्ञापन किया, उसकी प्राइस मैकेनिज्म को सोचा कि मेरे बाज़ार में अन्य जो उत्पाद हैं उनको देखते हुए मैं क्या इसकी प्राइस रखूं भाई। तो ये जितनी भी क्रियाएं आप कर रहे हो, ये सारी क्रियाएं आपकी किसके अंतर्गत आती हैं? विपणन की क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। क्लियर? और जो वर्तमान की अवधारणा है उसमें ये जो भी मैंने आपसे चर्चा करी है, इसमें विपणन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका विशेष ध्यान रखना। मैं आपको लिखवा दूंगा, ये सब लिखवा दूंगा। कब होगा भैया? ये आपका स्टार्ट हो जाएगा, ये आपके उत्पाद प्रोडक्शन होने से पहले ही, उत्पादन होने से पहले ही विपणन क्रिया प्रारंभ हो जाती है, और प्रोडक्शन होने के बाद, सेल होने के बाद भी ये क्रियाएं अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने के बाद भी, जब तक आप उसकी सेवाएं देते हैं, ग्राहक को संतुष्ट रखते हैं, तब तक भी आपकी क्रियाएं चलती रहती है। एक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने कहा जब ये स्केचर शूज़ आए थे तो शूज़ का शौक़ था मुझे, तो मैंने शूज़ लिया, वो सब स्केचर्स का आते ही पहनते ही बड़ा कंफर्टेबल लगा। मैंने यार ये ज़बरदस्त चीज़ है, ये भी कोई चीज़ आई है, बड़ा आनंद, हल्का फुल्का, बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ दिन काम में लिया तो जो उसकी जो सॉल थी वो साइड में से हटने लग गई, पेस्टिंग हट गई उसकी। मैंने कि यार ये क्या हुआ, 3-4 हज़ार रुपये काटे और कोई मतलब नहीं हुआ। फिर मैंने उनको मेल कर दी स्केचर्स वालों को, साहब ऐसे ऐसे आपका जूता ऐसा हो गया है, तो इसको या तो आप रिफ़ंड करो या नया दो, जो भी करो। तो उन्होंने क्या किया, रिटर्न मेरा एक कुरियर अरेंज करवा के मुझे उसके बदले में नया जूता दे दिया। और करीबन 4-5 महीने की बात है फिर ये, लेकिन नया जूता आ गया, फिर नया जूता पहन लिया। उन्होंने क्या किया, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पे जोड़ दिया। ये जो उन्होंने किया, जो वैल्यूज़ लेके आए वो कस्टमर के प्रति, पहले ऐसा थोड़ी था। हम पहले जो जूते खरीद के लाते थे, एक दिन पेस्टिंग हट जाते, क्या कहते हैं भाई मोची के पास जाके भैया चिपका के आ जाओ, यही होता था ना। कोई विशेष आपने अंदर देखा था क्या? नहीं। लेकिन ये जो अब हो रहा है, क्या हो रहा है, आदमी की, कस्टमर की साइकोलॉजी की नीड को जनरेट करना, उसको संतुष्ट करना और देने के बाद उसकी सेवाओं को प्रदान करना, ये सारे भी आपकी किसके अंतर्गत आती हैं? इन्हीं विपणन क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। देखो, एक फिलिप कॉटलर है, हमारे मैनेजमेंट में एक बुक चलती है फिलिप कॉटलर की, मार्केटिंग करके। जैसे कि हम कहते हैं लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए गीता है, उसी तरीके से मार्केटिंग के लिए फिलिप कॉटलर की बुक मानी जाती है। तो ये जो फिलिप कॉटलर साहब हैं, ये इसको सोशल एक्टिविटी भी बोलते हैं। किसको? विपणन को सामाजिक क्रियाएं भी बोलते हैं। क्या? इसको सामाजिक क्रियाएं भी बोलते हैं। ठीक है। अब फिलिप कॉटलर ने जो एक डेफिनेशन लिखाई है, वह परिभाषा एक बार आप लिख लो, मैं बोलता हूँ उसको, आप लिखें एक बार, है ना। लिखो साहब। अच्छा, जो स्टार्टिंग में ना मैंने आपको जो डायग्राम, एक ट्राइंगल बनाया था, वो ट्राइंगल बना लेना नोट्स में। विपणनकर्ता, बाजार और विनिमय जो लिखा था उसको लिख लेना। उससे क्या होगा, आपको रिकॉल हो जाएगा। एग्ज़ाम में क्या आएगा वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये आपको बेस का काम करेगा। कोई भी ऐसा कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आ गया कि बेसिकली अपन बेस कौन सा लेके चल रहे हैं, अपन एनसीईआरटी का बेस लेके चल रहे हैं। अब एग्जामिनर की कोई पता थोड़ी है भैया कहाँ से क्या चीज़ उठा ले, बेसिक से उठा लेगा। तो आपको उसके ध्यान में, सपोज करो 2 नंबर में पूछ लिया विपणन क्रियाएं बताइए, तो आपको मालूम होना चाहिए विपणन क्रियाएं क्या है। उत्पाद के उत्पादन से पूर्व की होने वाली क्रियाएं, वह उत्पादन से लेकर उपभोक्ता, अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने की सभी क्रियाएं, वह वर्तमान में नवीन अवधारणा के अंतर्गत अंतिम उपभोक्ता तक वस्तु पहुंचने के बाद उसकी संतुष्टि हेतु सेवाएं प्रदान करने तक की सभी क्रियाएं आपकी विपणन क्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर है? चलो, फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन लिख लो। विपणन की उसने एक परिभाषा दी है, यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अनुसार लोगों के समूह उत्पादों का सृजन कर उन वस्तुओं को प्राप्त करते हैं जिनकी उनको आवश्यकता होती है ना, जिनकी उनको आवश्यकता होती है, तथा उन वस्तुओं एवं सेवाओं का
स्वतंत्रता से मूल्यांकन या स्वतंत्रता से विनिमय करते हैं, जिनका कोई मूल्य है। ये यूं की यूं लाइन है, इसको एक बार लिख लो, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है कि उन वस्तुओं और सेवाओं को भैया आपका विनिमय होता है जिसका कोई ना कोई मूल्य होता है, और आप जो विनिमय करते हैं स्वतंत्रता से करते हैं, कट्टा रख के नहीं करते, खरीदेगा नहीं तो लठ पड़ेंगे या गोली चला दूंगा ना, ऐसा काम नहीं होता। फ्री, आपकी जचेगी तो लो, नहीं तो मत लो, कोई दबाव नहीं होना चाहिए। ये क्या बोलता है, फिलिप कॉटलर बोलता है, ठीक है। अब देखो ये जो डेफिनेशन लिखी है ना, इसमें कुछ पक्ष निकल के आते हैं, वह पक्ष भी देखने हमें चाहिए, समझने के लिए हमें वो पक्ष भी देखने चाहिए। एक इसमें पक्ष आता है परिभाषा के अंतर्गत, जिसको हम बोलते हैं अपेक्षा या आवश्यकता, जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस भी किया था। नीड, विदाउट नीड यू कैन नॉट डू मार्केटिंग, सफल ही नहीं होगी आपकी मार्केटिंग। आवश्यकता, जो विपणन प्रक्रिया आप कर रहे हो, जो व्यक्ति का कोई समूह है, उसको आप कुछ ना कोई प्रोडक्ट देना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट के लिए उसको उन व्यक्ति या व्यक्ति के समूह की नीड आप जान रहे हैं, वो यही क्या है, वो ये इसी आवश्यकता, नीड से रिलेटेड है। मतलब कि ए को कोई चीज़ की आवश्यकता है, नीड है, और उसकी नीड को जानकर जब उसकी आप आवश्यकता को पूरी कर देते हैं प्रोड्यूसर, तो ये जो प्रोसेस है ये किसके अंतर्गत आता है कि ए की जो अपेक्षा है उसको पूरा कर दिया, उसकी आवश्यकताओं को आपने पूरा कर दिया। क्या? उसकी आवश्यकताओं को आपने पूरा कर दिया। तो अगर मैं बोलूँ आवश्यकता की यदि डेफिनेशन की बात करूँ तो ये क्या है, एक स्थिति तो है। मुझे अभी नीड आ रही है, कहते हैं ना सुट्टा लगाने की नीड आती है किसी को, मरा जा रहा है भैया, सुट्टा लगाने जाना है, या चुर्री खानी है, उसको आदत ख़राब पड़ी होती है ना, चुर्री खानी है, कुछ भी हो जाए, गुटखा खाना ही खाना है। तो ये जो उसको आवश्यकता है गुटखा की, ये क्या एक स्थिति है। हाँ, यदि व्यक्ति किसी उस चीज़ से वंचित हो जाता है या उसको लगता है कि वो वंचित रह जाएगा, तो उसके लिए वो कुछ भी कर जाता है। गुटखा अगर उसको 5 गुटखा वाला बोलता है 5 में नहीं 10 में दूंगा तो ले लेगा। सेम ड्रग्स की बात, सेम इसी तरीके से अगर उसको तलब उठ रही है तो भैया उसके वो अधिक मूल्य भी देने को तैयार हो जाता है। क्यों? अपनी असंतुष्ट इच्छाओं को पूरा करने के लिए। क्या? जब तक उसकी पूर्ति नहीं होगी, जब तक उसकी वो असंतुष्ट इच्छाएं पूर्ति नहीं होगी, वो लगा रहेगा इस काम में। और ये जो कहते हैं ना कि पश्चिमी सभ्यता ने भारतीयों को कंज्यूमरिज्म का एक नशा चढ़ा दिया, वो नशा यही है मोबाइल का। कुछ भी हो जाए, 10,000 रुपये कमाता है लौंडा, है मोटरसाइकिल लेके आएगा, लेकिन 1 लाख की किसमें कर्जे पे ले लेके। क्या है ये बेसिकली यही तो कर रहा है, वो नशा ही तो है उसको। मोबाइल लेके आएगा, हाँ मोबाइल में करना क्या, फ़ोन में बात दिखाने के लिए मोबाइल लेके आएगा। एक बड़ा ट्रेंड चला है आजकल नए लड़कों में, बाल ऊंचे करके कलर कराने का और बावड़ा सा बन के घूमने का, दिखाने का जो शौक़ है। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली कंज्यूमरिज्म ने आपकी असंतुष्ट कुछ इच्छाएं दबी होती हैं, उनको क्या कर दिया, कंज्यूमरिज्म में कन्वर्ट करके भैया जागृत कर दिया। बोल दिया कि यही नीड है, आपकी नीड क्रिएट कर रहे हैं, वो अननेसेसरी की नीड क्रिएट कर रहे हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। क्लियर है ना? तो आवश्यकता से क्या तात्पर्य हो गया? आवश्यकता दोस्तों एक स्थिति है। क्या लिखोगे? आवश्यकता एक स्थिति, एक ही लाइन लिख लेना इसके आगे। आवश्यकता एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी चीज़ से वंचित हो जाता है अथवा उसे लगता है कि वह वंचित रह गया है। और फिर इसमें लिखना, यदि इसकी पूर्ति नहीं होती है तो व्यक्ति असंतुष्ट हो जाता है या असहज हो जाता है। स्पष्ट है? चलें आगे। और ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया ना, अपेक्षा और आवश्यकता, इसमें एक्चुअली इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो विपणनकर्ता मैंने आपको बताया था, ये जो विपणनकर्ता सारे जो भी खेल करते हैं ना, इसी पॉइंट पे खेल करते हैं। बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, इसमें नीड्स पे बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। जैसे हम टाटा में डोकोमो में थे, तो डोकोमो में हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती थी कि इसको किस प्रकार का प्लान चाहिए। उस पर काफ़ी दिनों बात हुआ करती थी कि उसको कैसे नीड लगा दें, कैसे चस्का लगा दें, सारे कहीं ना कहीं टॉपिक्स उसमें चलते हैं। मतलब मैंने कहने का तात्पर्य ये कि जो विपणनकर्ता का कार्य क्या है, किसी संगठन में जो लक्षित ग्राहक हैं, टारगेटेड ग्राहक हैं, उनकी आवश्यकताओं को पहचान करना तथा उनके अनुसार अपने गुड्स एंड सर्विसेज को डेवलप करना, विकास करना है।
ठीक है ना। यही आपकी क्या कहलाती है, अपेक्षा और आवश्यकताएं कहलाती हैं। क्लियर है, इसका यूज़ आपको समझ में आ गया। विपणनकर्ता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इनकी विपणनकर्ता यदि इनकी अपेक्षा और आवश्यकताओं की पूर्ति कर देता है तो वो फिर सफल हो जाता है। अच्छा, इसी में अगला कॉन्सेप्ट देखें। अभी मैंने आपसे क्या बोला, एक तो हो गया था आपका अपेक्षा और आवश्यकता, एक तो हो गया था अपेक्षा और आवश्यकता। दूसरा इसमें एक पॉइंट देखो आप, उत्पाद। जैसे वो मैंने आपसे बात करी थी ना मुल्तानी मिट्टी की, उत्पाद का सृजन है, यह भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनको आपको केवल समझना है और ये लिख लेना चाहिए। उत्पाद का सृजन, जो विपणन करता होता है वो क्या करता है, बाजार के लिए उत्पाद का निर्माण करता है। और निर्माण कौन से किन उत्पादों को करता है, उन्हीं उत्पादों को करता है जहाँ पर उसको लगता है कि भैया कि इसको बेचो खूब बिकेगा। यही तो प्लानिंग चलती है। हाँ, और उस प्रोडक्ट के लिए वो खूब ब्रेन स्टॉर्मिंग भी करता है कि उसका आकार कैसे रखना है, उसकी गुणवत्ता कैसे रखनी है, कितना मूल्य रखना है। ये सारी किसके अंतर्गत आती हैं, आपके उत्पाद के सृजन के अंतर्गत आती हैं। अच्छा, ये मुझे बताओ, कोई पेन है, जैसे ये मार्कर ही है, ये यदि मुझे 10 रुपये में मिलता है एक ही मार्कर, ठीक है, जो मेरा यही काम कर रहा है, एक मार्कर आपको 200 रुपये में मिल रहा है, तो भैया मुझे संतुष्टि किससे मिलेगी, 10 रुपये में मिलेगी ना। हो सकता है ये 200 रुपये वाला इससे थोड़ा सा अच्छा हो, दुगना अच्छा हो, तिगना अच्छा हो, तो क्या हो, 10 का भैया 100 का होना चाहिए, 200 का थोड़ी मैं लूँगा। तो साथ ही साथ उसके मूल्य के साथ उसकी गुणवत्ता और उसकी उपयोगिता भी मैच होनी चाहिए। ये क्या है, उत्पाद का सृजन। तीसरा, इसमें तीसरा पॉइंट और देखें, जो मैंने मूल्य की आपसे बात करी थी ना, कि ऐसा मूल्य होना चाहिए जो उपभोक्ता है उस उत्पाद का मूल्य आपको दे सके। उत्पाद का योग्य मूल्य, ये आपको इतना ही लिखना है जितना मैं लिखवा रहा हूँ। ये जितना मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ ना, आपको इतना ही लिखना है। उत्पाद का योग्य मूल्य से क्या मेरा तात्पर्य, देखो जो आपकी मार्केटिंग की प्रोसेस चलती है उसमें एक तो होता है आपका क्रेता सेलर, एक होता है विक्रेता आपका, सॉरी क्रेता होता है आपका परचेज़र और विक्रेता होता है आपका सेलर। ये दो ही होते हैं ना। इनके बीच में जो गुड्स एंड सर्विसेज का विनिमय होता है, जो सुगम बनाता है, वो यही बनाता है आपको योग्य मूल्य। जैसे पेन लेने गया ना, जैसे आप शर्ट लेने गए, कोई अच्छी शर्ट आपको पसंद आई, उसने बोला 3,000 रुपये की है, मेरे जैसा आदमी बोला यार 3,000 की नहीं 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 छोड़ो, और ऐसी ही कोई उसकी जैसी मिलती जुलती कोई शर्ट मिल गई और उसने बोला साहब 500 रुपये की, तो मैं खट देने से ले लूँगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जो विनिमय प्रक्रिया है वो क्रेता और विक्रेता के बीच गुड्स एंड सर्विसेज को क्या बनाती है, सुगम बनाती है। जैसे पेटीएम वगैरह हैं, इन्होंने क्या कर दिया, काफ़ी सुगम बना दिया आपके विनिमय को। तो विनिमय के अंतर्गत क्या आ गई, ग्राहक के योग्य मूल्य। एक तो योग्य मूल्य ऐसा होना चाहिए ग्राहक उसको एक्सेप्ट कर ले। वह किस बिंदु में आएगा, ग्राहकों के योग्य मूल्य वाले इस तीसरे बिंदु में आएगा। इनको ध्यान रखना आप, ठीक है। ये विपणन से संबंधित ही हैं। एक चौथा, जो पेटीएम वाली मैंने आपसे बात करी, विनिमय पद्धति कैसी है, बार्टर सिस्टम है, पेटीएम से कर रहे हो, कितनी सहज है, ये सारी भी बातें आपकी किस में आती हैं, विपणन में आती है। ये सारी विपणन प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। ये चारों चीज़ें में जो बता रहा हूँ मैं आपको, विपणन प्रक्रिया के अंतर्गत बातें बता रहा हूँ। क्लियर। अब विपणन प्रक्रिया में आपसे मैं बात करता हूँ कि भैया आपको पेटीएम से जब पेमेंट कर रहे हैं, तो एक तो हो गया वर्चुअली पेमेंट, एक होता है भैया कैश से, मुद्रा का तो हर किसी के जेब में से थोड़ी निकलती है। अब आप मोबाइल से पेमेंट करते हो तो जोर नहीं आता, तो आप में देखो खर्च करने की कैपेबिलिटी बढ़ गई और खर्च आप ज़्यादा करने लग गए होंगे। जब हाथ से पैसा निकलता है ना तो उसकी कीमत का मालूम पड़ता है, अरे यार 100 रुपये का खर्चा हो गया आज। मोबाइल से करते हैं खट, जब लास्ट में स्टेटमेंट देखते हैं तब लगता है यार खर्चा तो बहुत हो गया भाई। देखते हैं ना। इसी प्रकार से कहते ये हैं कि जो आपका विपणन प्रोसेस है उसमें जो आपकी मुद्रा है, जिनको हम मूल्यवान समझते हैं, वो वस्तुओं और सेवाओं के बदले में जो एक तो ये मोड ऑफ पेमेंट हो गया आपका जो हम विनिमय करते हैं, इसके बदले में जो वर्चुअल पेमेंट जब हम करते हैं तो वह कंज्यूमरिज्म की तरफ और हमें लेके जाता है। ठीक है। तो आपको तो इतना ध्यान रखना है विनिमय पद्धति में कि विनिमय पद्धति में जितनी विनिमय पद्धति सहज होगी उतना ही आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सफल होती चली जाएगी। ठीक है। और विनिमय पद्धति में एक बात और बताओ मुझे, मैं अकेला हूँ
क्या मैं अकेला विनिमय पद्धति के लिए काफ़ी हूँ कि नहीं? मुझे 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए विनिमय पद्धति के लिए, ए और बी। एक तो भैया खरीदने वाला और एक बेचने वाला। इन दोनों के बिना क्या मैं एक्सचेंज आपका जो मेथड है उसको पूरा कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। तो विनिमय पद्धति में एक बात का विशेष ध्यान रखना कि इस प्रक्रिया में, इस माध्यम में आपको कम से कम 2 या 2 से अधिक क्या चाहिए, ऐसे पक्ष चाहिए जो इच्छित वस्तु जो चाहिए वो, ऐसा नहीं कोई सा भी, इच्छित गुड्स एंड सर्विसेज का क्या कर सकें, गुड्स एंड सर्विसेज की सेवा या गुड्स एंड सर्विसेज को एक दूसरे को प्राप्त कर सकें। और ये सब जहाँ जुटते हैं ये काम करने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, बाजार, रिवीजन। इसी की तो बात हमने करी थी आपसे, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया। अब इसमें मोड ऑफ पेमेंट हो सकता है आपका, चाहे बार्टर सिस्टम हो सकता है, चाहे आपका भैया मुद्रा के माध्यम से भी हो सकता है। क्लियर? आपको ये 4 पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखने चाहिए। और ये जो है ना विनिमय पद्धति, ये जो विनिमय पद्धति देख रहे हो ना, लास्ट में आके यहीं पर सारा पंगा फंसता है। तो कहते भी इसको क्या है, विनिमय पद्धति को विपणन का सार कहते हैं। सब कुछ कर लिया लेकिन विनिमय नहीं हुआ तो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। ये ध्यान रखना, विपणन का सार किसको कहते हैं, विनिमय पद्धति को कहते हैं। किसको कहते हैं, विनिमय पद्धति को। ठीक है, चलें आगे। चलो साहब आगे चलें। इनको कीवर्ड्स लिखने हैं आपको, पूरा पूरा नहीं लिखना। देखो जो विपणन करते हैं हम, विपणन में एक बात आपके दिमाग में आती है कि विपणन हम कर किसका रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं किस चीज़ का विपणन आप कर सकते हो, आप कहोगे गुरुजी किसी भी चीज़ का विपणन करा लो सर। क्या बात करते हो आप, बाहर पड़ी मिट्टी का धूल का करा लो। आदमी चाहे तो गटर का पानी बेच दे, हाँ, खड़ा खड़ा कुछ ही कर ले। कहते भी है ना कि भैया मार्केटिंग करने वाला तो गंजे को भी क्या कंगा बेच देता है। ठीक है ना, तो ये क्या है, मार्केटिंग का गुण और महिमा है। अच्छा इसमें अब 2 बातें आती हैं। ये जो भी चीज़ बेच रहा है, मिट्टी बेच रहा है, गटर का पानी बेच रहा है, और भी कुछ सामान बेच रहा है, तो कुछ ना कुछ उत्पाद और सेवाएं बेच रहा है ना, कुछ ना कुछ उत्पाद और सेवाएं बेच रहा है ना। अब मैं आपसे यूँ पूछूं, ये जो उत्पाद है इसको अगर आप 20 शब्दों में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? बड़ी मार्मिक बातें हैं, दार्शनिक बातें हैं ये। अब जैसे ये पेन है मेरे दोस्तों, ये पेन से क्या मुझे लाभ हो रहा है, मैं क्यों लेके आया है उस उत्पाद को? मैं इसलिए लेके आया कि इसकी यूटिलिटी थी मेरे लिए इसकी क्या यूटिलिटी थी? इस पेन के माध्यम से मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, और मैं पढ़ाता कैसे हूँ, पढ़ाने में मुझे सहजता होती है, लिख के तुम्हें आसानी से समझा सकता हूँ। तो ये मेरी सबसे बड़ी इसकी यूटिलिटी है, उपयोगिता है। क्या है इसकी? उपयोगिता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ क्या उत्पाद उपयोगिता का समूह है? जो मैं लिख रहा हूँ ना, आपको भी ये नोट्स ऐसे ही बनाने हैं। उपयोगिता का समूह है, बिल्कुल है। अ बंच ऑफ यूटिलिटी है, यही तो उत्पाद है। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ ले जाए कि प्रोडक्ट है क्या साहब, गवर्नमेंट का यदि कोई स्कीम का बोल दे, वो भी तो हमारे सिटीजन्स के लिए, नागरिकों के लिए एक उत्पाद ही तो है। बोलो साहब ये उत्पाद ही है। जब तक इसमें नागरिकों के उपयोगिता का समूह के रूप में हम नहीं लेके आएंगे किसी योजनाओं को, तो वो सफल नहीं हो सकती। अथवा संतुष्टि का स्रोत है, एक बड़ी अच्छी लाइन है, संतुष्टि का स्रोत है, संतुष्टि का स्रोत है। सब कुछ एनसीईआरटी से चल रहा है, लेकिन मुझे मालूम है कि कितना आपको उसमें से पढ़ाना है। क्या है? संतुष्टि का स्रोत है, ठीक है ना। और ये जो उत्पाद है, और उत्पाद जब आपके अकॉर्डिंग मिल जाता है और आपकी जो यूटिलिटी वो पूर्ति कर देता है, तो उससे आपको संतुष्टि मिलती है ना, बिल्कुल मिलती है ना। मतलब कि मानवीय इच्छाओं की, आवश्यकताओं की यदि ये पूर्ति करने के लिए जो उपयोग में लिया जाता है, वही आपका क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। ये डेफिनेशन आपको लिखनी नहीं, बस समझनी है। क्या डेफिनेशन थी इसकी, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। हाँ, जिसे मानवीय इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, मोटरसाइकिल का, बिस्कुट का, कार का, जो भी आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है वो सब उत्पाद है, ठीक है। और एक और डेफिनेशन आती है हमारी थ्योरी में, जो हमारे 12वीं में कॉमर्स में आया करती थी, ग्रेजुएशन में कॉमर्स में आया करती थी। उसमें यही बोलते थे, कोई भी चीज़ जो क्रेता के लिए कुछ मूल्य रखती है, क्रेता के लिए मूल्य रखती उत्पाद है।
आप मेरी दुकान पर आए और मेरी दुकान पे ऐसी लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा रखा हुआ था, मेरे कुछ काम के लिए नहीं था, लेकिन आपने बोला साहब कितने की है, मैंने कहा 2 रुपये की है, तो टुकड़ा भी क्या हो गया, उत्पाद हो गया, अभी तो ऐसे ही पड़ा हुआ था। मतलब कि कोई भी चीज़ जो क्रेता के लिए कुछ मूल्य रखती है उत्पाद कहलाती है। ठीक है, क्लियर। चलो, और इसमें एक अगला वर्ड था विपणनकर्ता। जो विपणनकर्ता हमने देख ही लिया। विपणनकर्ता से अभिप्राय क्या है, उस व्यक्ति से जो विनिमय प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है वो विपणन करता है, जो विपणन कर रहा है ये सामान। ठीक है ना। यह सामान्यतः आप इसको यूँ कह सकते हैं कि विनिमय प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसकी रहती है, कौन जोर लगाता है, विक्रेता ही तो लगाता है। हाँ, अच्छा, हाँ, विपणनकर्ता में 2 इसके आयाम है, उसको भी साथ साथ समझ लो। विपणनकर्ता कौन करता है। आज मैं बात करूं, जितने भी कोचिंग वाले हैं वो क्या करते हैं, बड़े बड़े ऐड देते हैं। वो ऐड क्यों दे रहे हैं, वो ऐड इसलिए देते हैं कि भैया हमारा प्रोडक्ट बिके, हमारी कमाई हो, लाभ हो। मूल उद्देश्य तो यही रहता है, और तो कोई नैतिक उद्देश्य है नहीं ना। तो विपणनकर्ता पे सबसे ज़्यादा जोर कौन देता है, क्रेता देता है या विक्रेता देता है। एक आयाम तो आप कहेंगे साहब बिल्कुल विक्रेता देता है। कौन देता है, विक्रेता देता है। सबसे ज़्यादा भैया कौन जोर देता है, विपणनकर्ता के अंदर विक्रेता देता है। और विपणनकर्ता कौन होता है, वह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो विनिमय प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है, यही होता है ना। अच्छा, एक आयाम तो आपने देख लिया कि विक्रेता देता है। क्या ऐसा भी कोई सिनेरियो बनता है कि जिसमें क्रेता सबसे ज़्यादा भैया इम्पोर्टेंस क्रिएट कर लेता हो अपनी, कि ऐसा वैसा मुझे ही खरीदना है, लाओ मुझे ही बेचो, मुझे ही बेचो। कई बार ऐसा भी आपको देखना पड़ता है डिमांड एंड सप्लाई में, लेकिन सामान्यतः ये आपको कूटनीतिक क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे भारत है, भारत को यूरेनियम की आवश्यकता रहती है, भारत को यूरेनियम की आवश्यकता रहती है। तो जिस देश से इसको यूरेनियम चाहिए उसमें ये डिमांड करता है कि आप हमें दीजिए, और आपको इसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन चाहिए वो रखिए, और साहब लेकिन कैसे भी करके हमें क्या करें, ये प्रोडक्ट यूरेनियम दे दीजिए। ठीक है, ये जो आपकी बात आ रही है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस यहाँ पर कौन कर रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन है इस वाले उदाहरण में, क्रेता। तो यदि मैं आपसे कहूँ कि ये डिपेंड करता है कि कैसी सिचुएशन है, जो विपणन करता है, हाँ, जो मार्केटियर है, वो विक्रेता भी इम्पोर्टेंट मतलब सक्रिय हो सकता है अधिक, और क्रेता भी सक्रिय हो सकता है, परचेज़र भी सक्रिय ज़्यादा हो सकता है, और सेलर भी आपके ज़्यादा सक्रिय हो सकता है। ये एक आयाम आपने देख लिया। ठीक है। अच्छा, अब इसमें 1-2 पॉइंट और हैं, आपको लिखना ज़्यादा नहीं है, जितना मैंने कहा है उतना ही लिखना है। और एक आप डेफिनेशन लिख लेना, विपणन प्रबंध, विपणन का मैनेजमेंट। अब ये जो विपणन की हमने क्रियाएं देखी हैं, इन विपणन को करने के लिए जो भी आपको व्यवस्था करनी पड़ती है, और जहाँ पर भी प्रबंधन आ गया, मैंने आपको बताया था पोस्ट कॉर, ये जो एक्टिविटी आप करेंगे ये सारी आपकी विपणन प्रबंधन ही कहलाएगी। ये मैं आपको बता रखा हूँ प्रबंधन की डेफिनेशन में। तो विपणन प्रबंध, क्या, विपणन प्रबंध, इसकी आप डेफिनेशन लिख लें सीधे ही। वैसे में इसका होता है ना विपणन कार्य का प्रबंधन, विपणन कार्य का प्रबंधन, क्या, विपणन कार्य। इसकी डेफिनेशन आप लिख लें, लिखें, बाकी मैं इसके आगे के नोट्स भी आपको दे दूंगा। लिखें साहब, डेफिनेशन लिखें इसकी एक, विपणन प्रबंध से अभिप्राय, जो पोस्ट कोर वाली डेफिनेशन है वही है, उन क्रियाओं के नियोजन, संगठन, निदेशन, नियोजन, संगठन, निदेशन, पोस्ट कॉर हो गया ना, और नियंत्रण से है, जो उत्पादक एवं उपभोक्ता अथवा उत्पाद एवं सेवा के उपयोगकर्ता के बीच, उत्पाद एवं सेवा के उपयोगकर्ता के बीच वस्तु एवं
सेवाओं के विनिमय को सुगम बनाता है। वस्तु एवं सेवाओं के विनिमय को सुगम बनाता है। ये विपणन शब्द को हमने मूल रूप से समझा। इसकी अवधारणा अब आएगी। अवधारणा को समझने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझेंगे, विपणन और विक्रय में अंतर। ये एक पैराग्राफ, ये बेसिकली इसका जो डिफरेंस करके अपनी एनसीईआरटी की बुक में बड़ा हाईलाइटेड करके दे रखा है, तो ये भी हमें कर लेना चाहिए, हमें इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये जो मैं आपको नेक्स्ट विपणन और विक्रय के बारे में जो समझाऊंगा, तो मैं उसका स्नैपशॉट लेके आपको समझा दूंगा। तो एक सेशन तो अभी अपन यहाँ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में विपणन और विक्रय में अंतर और विपणन की अवधारणा समझेंगे, और अगला समझेंगे उसमें विपणन मिश्रण, मार्केटिंग मिक्स, वो समझेंगे। उसके नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा विपणन के, और उसको आप फिर समझ भी लेना। लेकिन जो नोट्स दे रहा हूँ, कोशिश करना आप अपनी हैंडराइटिंग में उसको उतारना। ये केवल आप ही के लिए मैं दे रहा हूँ। हाँ, जितने भी अपने विद्यार्थी हैं जो पेड कोर्स में हैं, उनके लिए विशेष सुविधा है कि आप लेना, उसको उतार लेना, और उसमें जो जो एडिफिकेशन करना है मैं आपको कराते रहूँगा। और आपके जो टेस्ट की कॉपीज़ थी वो मुझे अभी पूर्णतः मिले नहीं है, तो भैया वो अभी भी 1 वीक से ऊपर हो गया। मैंने तो बीच में 3-4 दिन क्लासेस भी नहीं ली, तब भी भैया ये दिक्कत है। कितनी पुरानी बात हो गई क्लासेस लिए हुए, दोबारा से कंटिन्यू करी तो ऐसी आशा तो नहीं होनी चाहिए। आप जो तैयारी कर रहे हो तो जच के करो यार, ऐसे मत करो। और ईओ के लिए जो अभी कल भर्ती निकली है, उसके लिए बड़े आप में से कुछ विद्यार्थियों के कॉल थे कि साहब इसको भी अपन को लेना चाहिए। बिल्कुल मैं गंभीरता से इसके बारे में सोच रहा हूँ। इसके लिए टेस्ट सीरीज़ तो अपन चलाएंगे हर संडे टू संडे। ये जो ईओ और सेक्शन ऑफिसर, जो अधिशासी अभियंता, उसके लिए जो आई हैं विज्ञप्ति नगर पालिका वाली, उसके लिए डेफिनेटली अपन उसका टेस्ट सीरीज चलाएंगे, हर संडे टू संडे चलेगी। उसका भी मैं आपको एक नोटिफिकेशन या ऐड आपको पहुंचा दूंगा। और अगले वीक से के आसपास अपनी जो बुक के बारे में मैंने आपसे चर्चा करी थी कि आरएस के टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, जो अपन ने 2012-13 में बुक निकाली थी, उसका सेकंड रिवाइज एडिशन भी मार्केट में आ जाएगा। चलिए, रिवाइज करते रहो, इसको पढ़ते रहो। कोई भी समस्या हो मुझे मैसेज कर देना, हम उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। और जल्दी एक लाइव सेशन करेंगे जिसमें आप विद्यार्थियों के साथ मेरा बातचीत करना, आपकी कुछ शंकाएं हैं उनका समाधान हो जाएगा। ऐसा एक सेशन और रखेंगे। चलिए, राम राम।